सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। जब चीन के बड़े शहर आलूदा और जहरीले धुएं से भर गए तो वहां की हुकूमत ने अगले 10 साल की प्लानिंग करते हुए चीन में बैटरी से चलने वाली गाड़ियों को प्रमोट करना शुरू कर दिया था ताकि इसके शहरों से धुएं के बादल छट जाएं। ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी आउटलुक के मुताबिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों के जरिए सफ़र करने के बाद दुनिया में हर रोज़ 18 लाख बैरल तेल की तलब कम हो चुकी है। पेट्रोल की इस तलब में 60% कमी यानी 10,80,000 बैरल की कमी सिर्फ 2 और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सड़कों पर आने की वजह से हुई है। अगर कारों और छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जमा कर लिया जाए तो उनकी वजह से इस साल तेल की तलब में कुल कमी 4% आई है। दुनिया में ग्रीन हाउस गैस के अखराज का 20% सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हो रहा है। बिजली से चलने वाली गाड़ियों की ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द मुंतकली ही वो वाहिद हल है जो मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात को कम कर सकता है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी दुनिया में हर साल 70 लाख अफराद की क़ब्ल वक्त मौत का बाइस बन रही है। पाकिस्तान इस वक्त क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासर ममालिक में शामिल है और ये मौसमियाती तब्दीली न सिर्फ इंसानी जानों और मुल्की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ख़तरा है बल्कि मईशत को भी शदीद नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान में हर साल 1,28,000 पाकिस्तानी फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान पाकिस्तान में आलूदगी की वजह से सांस के इन्फेक्शन के 4 करोड़ केसेस सामने आए हैं। फ़ज़ाई आलूदगी की एक बड़ी वजह सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां हैं जो जहरीली गैसेस खारिज करती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रांसपोर्ट का शोबा 95% फ़ज़ाई आलूदगी का बाइस है। पेट्रोल से चलने वाली आम गाड़ी फ़ी किलोमीटर 180 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है, जबकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी ईवी किसी किस्म की मुज़रे सेहत गैस वगैरह खारिज नहीं करती। ईवीज़ पर मुंतकिल होने से पाकिस्तान को अरबों रुपए का फ़ायदा महंगे इंपोर्टेड फ्यूल्स की बचत के जरिए होगा। आदाद शुमार के मुताबिक दिसंबर 2023 तक क्रूड ऑयल की इम्पोर्ट पर पाकिस्तान के अखराजात 19.4 बिलियन अमरीकी डॉलर थे, जो बहुत ज़्यादा हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल से इन अखराजात में नुमाया कमी हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान में 43% घरानों के पास मोटरसाइकिलें हैं। 2030 तक मोटरसाइकिल इंडस्ट्री का हुजूम 10 अरब डॉलर तक पहुंचने की पेशगोई की गई है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान मोटरसाइकिल्स की खरीदारी में 928% इजाफा देखा गया है। एक रिसर्च है जिससे पता चलता है कि 63% सार्फिन फ्यूल की कीमतों में इजाफे की वजह से फ्यूल पर चलने वाली व्हीकल्स को छोड़ने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त मौका है कि तेज़ी से ईवीज़ पर मुंतकिल होकर क्लाइमेट चेंज के असरात को कम करके बुरानी कैफियत से निकला जा सकता है। हुकूमत तेज़ी से एनर्जी व्हीकल पॉलिसी पर अमल दरामद करके इस हदफ को हासिल कर सकती है। पाकिस्तान में पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है, जिससे खिताब करते हुए चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शरी रहमान का कहना है कि अगर हमने माहौलियाती आलूदगी पर काबू नहीं पाया तो बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेंगे। कौमी माहौलियाती पॉलिसी को कामयाब बनाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को करना होगा। अब इसमें उनकी अपनी ये कमेटी क्या किरदार अदा कर सकती है, हुकूमत को कितनी संजीदगी दिखाना होगी और प्राइवेट सेक्टर और फिर गैर मुल्की सरमायाकारों की किस हद तक ज़रूरत पड़ेगी, इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। ताज हैदर साहब सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर भी हैं सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर क्लाइमेट चेंज के। बहुत शुक्रिया ताज साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। क्लाइमेट चेंज इस वक्त बड़ा ही अहम तरीन मौजू पाकिस्तान के लिए बन चुका है। पाकिस्तान इससे बहुत मुतासर है और उसमें फिर पेट्रोल इस्तेमाल करने वाली गाड़ियाँ अपना एक बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। 2025 से 2030 तक की जो हुकूमत की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, उस पॉलिसी को अमल दरामद उस पर करवाने के लिए आपकी जो कमेटी है वो किस हद तक फ़ाल किरदार अदा कर सकती है और इस पॉलिसी से क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं? देखिए, कमेटी की सरबराही मोहतरमा शहरी रहमान कर रही हैं और इससे पहले वो मिनिस्टर रह चुकी हैं और उनकी नज़र में ये तमाम मसाइल हैं और मुसलसल वो इस चीज़ के ऊपर, अब अगर आप देखें पोल्यूशन के हिसाब से तो जो हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं वो जो है वो जहरीली हो जाती है। ये जो हमारी व्हीकल्स हैं जो हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर चल रही हैं इसकी वजह से, तो और इससे बीमारियां फैलती हैं। हर चंद के अगर आलमी पैमाने पे देखा जाए तो हमारा तो कंट्रीब्यूशन नहीं है उसमें कि आलमी माहौलियात हमारी वजह से ख़राब हो रही हो, और बल्कि हम जो हैं वो तो उठा रहे हैं, इसके नुकसानात जो हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन
ہمیں اپنے طور پہ بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو فضا ہے، جو ماحول ہے، وہ صاف رہے، اور اس لیے جو یہ ہیں اس پہ ہائیڈرو کاربن پہ چلنے والی گاڑیاں، ان کی جگہ اگر الیکٹرک وہیکلس چلیں، کیونکہ جو گاڑیوں سے پولوشن پھیل رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو میرے خیال سے ہم اپنے شہروں کے ماحول کو بہت بہتر کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور ساتھ صاحب ڈیوو ایکسپریس نے ایک بڑا اقدام اس سلسلے میں لیا ہے، ایک غیر ملکی گروپ کو انہوں نے اپروچ کیا، سعودی پاک گروپ نے 2 ارب روپے کی انویسٹمنٹ کیا، اور وہ 200 بسیز ایسی لے کر آ رہے ہیں جو کہ الیکٹرک ہوں گی، اور پھر ان سے ظاہر یہ پولوشن نہیں پھیلے گا۔ تو اسی کے پیرلل اسی طرح کے اقدامات اگر حکومتی سطح پر بھی ہوں، اور دیگر ممالک کی دیگر کمپنیز جو کہ اس ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا چکی ہیں، اگر ان کو اپروچ کیا جائے، یہاں پر سرمایہ کاری بھی آئے گی، اور یہ پروجیکٹ بھی پھر تیزی کے ساتھ بڑھ سکیں گے، انفراسٹرکچر مزید پھیل سکے گا اس ای وی کا۔ دیکھیے، یہ اچھی بات ہے کہ اگر ملک میں صنعت کاری ہو اور باہر کے لوگ بھی آئیں اور یہاں سرمایہ کاری کریں، لیکن اس میں تھوڑی سی ہمیں احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ جو منافع ہے وہ باہر جاتا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو منافع باہر جا رہا ہے وہ اس کو کس طریقے سے ہم میٹیگیٹ کریں، یعنی یہ کہ اتنی فارن ایکسچینج آتی رہے ہمارے پاس مسلسل، تو اس لیے اگر سرمایہ کاری ان شعبوں میں ہے کہ جہاں ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اور یہی گاڑیاں جو بن رہی ہیں ان میں سے ایک اچھا حصہ ایکسپورٹ ہونے لگے، تو جو منافع باہر جا رہا ہے تو اس کے عوض ہمیں جو فارن ایکسچینج ہے وہ ایکسپورٹ سے ملتی رہے گی۔ اور یہ چیز جو ہے یہ ذرا اہم ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر پاکستانی سرمایہ کار کرتے ہیں سرمایہ کاری اور وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو ہماری جو زر مبادلہ باہر جا رہا ہے وہ رک جائے گا۔ پھر وہ آتے ہیں، سارا سامان، پرزے آتے ہیں جنہیں جوڑ کے یہ تمام چیزیں بنائی جاتی ہیں، تو وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ اس کے لیے بھی ہماری فارن ایکسچینج خرچ ہوتی ہے، اور فارن ایکسچینج کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے انجینئرز اور اپنے سائنسدانوں کو بیچ میں لانا چاہیے، اور اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم موٹر سائیکلوں کو بڑے آرام سے کنورٹ کر سکتے ہیں الیکٹرک وہیکلز پہ۔ اس کے لیے تو پھر بڑے انفراسٹرکچر کی اور بہت بڑی سرمایہ کاری کی ضرورت پڑے گی۔ ابھی ایک بڑا چینی گروپ ہے ADM، اور وہ $350 ملین کی یہاں سرمایہ کاری کر رہا ہے، جس میں کوئی 2-3 ہزار کے قریب چارجنگ سٹیشنز بھی وہ بنانے جا رہا ہے، پھر وہ مینوفیکچرنگ پلانٹ بھی ان گاڑیوں کا لگانے جا رہا ہے۔ تو انیشیلی تو ہمیں دوسرے ممالک کی مدد لینی پڑے گی، پھر وہ ایکسپورٹس کی طرف جانا اور وہ اس کو پھیلاؤ، اس میں اس کے فروغ کے لیے، اس میں تو پھر خاصا وقت لگ جائے گا۔ میں متفق نہیں ہوں اس سے۔ ملک اس طریقے سے انڈسٹریلائز نہیں ہوتے۔ 1950 میں PIDC بنائی تھی لیاقت علی خان نے، جنہوں نے کوئی 90 کے قریب بڑے منصوبے جو تھے وہ پبلک سیکٹر کے اندر بنائے، اور پھر وہ منصوبے تباہ کر دیے گئے کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ نہیں چاہتا تھا، اور پھر امپورٹ لابی بھی ملک کے اندر ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہے، اور خاص طور سے جس چیز کا میں نے ذکر کیا ہے کہ ہم موٹر سائیکلوں کو، جو کہ پولوشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، ان کو بڑے آرام سے کنورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ کامیاب تجربے ہو چکے ہیں داؤد یونیورسٹی کے اندر، وہ اس کو کر چکے ہیں۔ بیٹری ہوتی ہے اور ایک موٹر ہوتی ہے، گیئر باکس ہوتا ہے چھوٹا سا، اور جو ہے آپ اسے پیٹرول پہ چلنے والی موٹر سائیکل کو آپ بجلی پہ چلا سکتے ہیں، اور وہ بیٹری جو ہے وہ اگر سولر چارج ہو رہی ہے تو اس کا خرچہ بھی بہت کم آ جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ذہن کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسانی تاریخ کے اندر کبھی کسی ملک نے دوسرے ملک کو نہیں بنایا ہے، بلکہ اسی ملک کے لوگ اپنے ذہن استعمال کر کے، اپنے محنت استعمال کر کے، اپنے قدرتی وسائل کو استعمال کر کے جو ہے وہ ملک کو ترقی دیتے ہیں۔ اب پاکستان پہ جو سورج چمک رہا ہے
وہ ہمارا قدرتی وسیلہ ہے اور اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اور جتنے بھی لوگ ہمارے سائنٹسٹ اور انجینئر ہیں ان کو آگے لانا چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی قیمت پڑے گی باہر سے ایک چیز لانے میں، اس سے آدھی قیمت پہ ہم ملک میں ایک چیز تیار کر سکتے ہیں. تو یہ بالکل سمجھتے ہوئے کہ ہاں باہر سے جو آ رہا ہے اس کو ویلکم کرتے ہوئے، اس لیے کہ اس سے ملک میں روزگار پیدا ہو رہا ہے. اور اگر ایسی صنعتیں لگ رہی ہیں کہ جس کے اندر ایکسپورٹ کا بھی حصہ ہے. دیکھیے باہر اصل میں جو ویجز ہیں، مزدوری ہے مزدوروں کی، وہ بہت اوپر ہو گئی ہے. پاکستان میں مزدوری بہت کم ہے مزدوروں کی. تو اس لیے باہر سے بہت سے سرمایہ کار وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب پاکستانی لیبر کو استعمال کر کے اور پاکستان کے وسائل کو استعمال کر کے اور ملک میں پاکستان میں انڈسٹری لگائی جائے. بالکل آپ تشریف لائیے، آپ لگائیے یہاں پہ، لیکن اس میں ایکسپورٹ کر رکھیں کہ جو منافع باہر جا رہا ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم کچھ ایکسپورٹ ضرور کریں. تو کوئی اس قسم کی شرط لگائی جا سکتی ہے کہ اچھا 1/4 سامان جو آپ تیار کریں گے وہ ملک کے باہر بھیجا جائے. اور طاہر صاحب یہ جو آپ کی تجویز ہے بڑی مناسب ہے، اور اس پر ایک طرح سے ایک چھوٹا سا انیشیٹو بھی ہمارے کچھ بینکس نے مل کر اس وقت لیا ہے. گھاروں میں ہی، سندھ میں ہی ایک پلانٹ لگایا جا رہا ہے، مینوفیکچرنگ پلانٹ، جہاں پہ ٹائرز اب بنیں گے. تو وہ نہ صرف ہمارا امپورٹ بل کم ہوگا، بلکہ جب ہم وافر مقدار میں یہاں پر ٹائرز بنائیں گے اور اس کی کوالٹی اچھی ہوگی تو شاید آگے ایکسپورٹ بھی کر سکیں. تو یہ مینوفیکچرنگ پلانٹ کا ایک نقطۂ آغاز سمجھا جا سکتا ہے کہ اسی طرح ہمارے ملک میں کبھی ہم الیکٹرک گاڑیوں کو بھی بنتے دیکھیں گے، مینوفیکچرنگ پلانٹس یہیں پر ہوں گے. کم از کم ٹائرز کی حد تک تو یہ انیشیٹو لیا گیا ہے. نہیں، یہ الیکٹرک گاڑیاں بھی کوئی 15 سال پرانی ٹیکنالوجی ہیں، کوئی نئی چیز اس میں نہیں ہے. لیکن بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے را مٹیریل کو استعمال کر کے، اپنی لیبر کو استعمال کر کے ہم اچھی کوالٹی کی اشیاء بنائیں جس کو کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بیچ سکیں. اور اس میں ایک بڑی چیز جو ہے وہ بجلی کی قیمت ہے. اس وقت جو ہمارے صنعت کاروں کو بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ بجلی کی قیمت کا ہے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ سورج بھی ہمارے قدرتی وسائل میں ہے، تو سولر انرجی جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے. اب لوگ کر رہے ہیں سولر، کوئی 10,000 میگا واٹ کی سولر پلیٹیں صرف اس سال میں جو ہیں وہ منگائی گئی ہیں. لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ سولر پلیٹیں یہاں پہ بنتی ہیں اور اس کو، اور اگر شروع سے نہ بنتی، پورے نہ بنتی، تو تھوڑے سے جزو اس کے بن جاتے اور ان کو اسمبل کر لیتے. قدم بہ قدم آگے ہمیں بڑھنا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ ہمیں جو بھروسہ کرنا ہے وہ اپنے ہی جو انسانی وسائل ہیں، جو قدرتی وسائل ہیں، جو پاکستان کا ذہن ہے، اس کو استعمال کرنا ہے. یہ اچھی پالیسی نہیں ہے کہ ہمارے لوگ تو باہر چلے جائیں اور وہاں پہ اپنی ریسرچ سے اور اپنی محنت سے ان ملکوں کی صنعتی ترقی میں حصہ لیں، اور یہاں ان کے لیے کوئی موقع نہ پیدا کیا جائے کہ جس سے وہ اپنے ملک کو ترقی دے سکیں. اب آپ دیکھیے تھر کے اندر ہم نے جو ماڈل بنایا ہے اپنے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا، اس کی ابتدائی ایسے ہوئی کہ پہلے گورنمنٹ آف سندھ نے اپنا پیسہ ٹیبل پہ رکھا. اس کے بعد ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر تھا وہ آگے آیا اور اس نے اب 4 روپے 4.25 روپے میں ہم بجلی تھر کے اندر بنا رہے ہیں، اور اپنا جو قدرتی وسیلہ ہے کوئلے کا ہم اس کو کام میں لا رہے ہیں. اور جو تمام کے تمام لوگ ہیں وہ ہمارے پاکستانی لوگ ہیں، اور 70% اس میں تھر کے لوگ ہیں، ہمارے انجینئرز، ہمارے مزدور، ہمارے کام کرنے والے. اور یہ ایک اچھا تجربہ ہے. اور اس کو اب جس وقت یہ ہوا تو تھر کے اندر غیر ملکی سرمایہ کی لائن لگ گئی. اب جو
تو اس میں اگر آپ ترتیب رکھیں گے تو وہ یہی ہے کہ پہلے پبلک سیکٹر کے اندر حکومت انویسٹ کرے، اس کے بعد اس کو دیکھ کے ہمارا پرائیویٹ سیکٹر آگے آتا ہے، بالکل، اور پھر کامیاب منصوبوں کو دیکھ کے جو باہر کی جو کمپنیاں ہیں وہ آپ کے ملک میں آتی ہیں. تو صاحب سندھ حکومت شریف صاحب اس کو سر کے بل جی پیپلز پارٹی کی پہلے باہر کی کمپنیاں آئیں گی پھر ہم سوچیں گے کہ ہم کریں گے. تو اس وقت سندھ حکومت کی دلچسپی یا ان کی پرائرٹی لسٹ میں الیکٹرک وہیکلز ہیں سر فہرست کہ آنے والے 3-4 سالوں میں اس پر کام کرنا ہے، جس طرح بھی آپ نے تھر کے منصوبے کی مثال دی، کیونکہ پہلے حکومت کو انیشیٹو لینا پڑے گا، پھر پرائیویٹ سیکٹر آگے آئے گا، تبھی کوئی کامیاب پروجیکٹ چل سکے گا. تو سندھ کی حکومت کی اس وقت پرائرٹی ہے یہ؟ میں تو کہہ رہا ہوں اب شروع کیجیے نا. اچھا، موٹر سائیکلوں پہ شروع کر دیجیے. یعنی جو سارا ٹریفک ہے آپ کا وہ تو موٹر سائیکلوں پہ چل رہا ہے نا. بالکل. تو موٹر سائیکلوں کو آپ چینج کر دیجیے، اور یہ چھوٹے موٹے میکینک جو ہیں آپ کے یہ کر سکتے ہیں بڑے آرام سے. اس کے لیے کوئی بہت صرف سرمایہ کاری کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے حکومت کا کام ہوتا ہے کہ جو رستے میں رکاوٹ ہے اس کو دور کرے پالیسی بنا کے، اور باقی جو کام ہے وہ ہمارے مزدور، ہمارے انجینئر کرتے ہیں، ہمارے میکینک کرتے ہیں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ تاج حیدر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور ممبر سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار کلائمیٹ چینج ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت اگر سنجیدہ کوشش کرے، اور حکومت کی اس وقت ایک کوشش بھی ہے کہ جلد از جلد نہ صرف اس امپورٹ بل کو کم کیا جا سکے، الیکٹرک وہیکل پالیسی جو ہے اس کو بھی فوری طور پر بہتر طریقے سے آگے بڑھایا جا سکے، تاکہ اس کے جتنے بھی بہتر اثرات ہیں وہ فوری طور پر ہمارے ملک کی اکانومی پر اور ہمارے ملک کا جو انوائرمنٹ کلائمیٹ کا اس وقت ایک بڑا ایشو ہے اس پر بھی ساتھ ہی ساتھ ایک بہتر اثر مرتب ہو سکے. لیکن پاکستان کی آبادی زیادہ ہے، پاکستان کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، اور پاکستان کی فائنینشیل مس مینجمنٹ کی ایک طویل داستان ہے جس نے ملک کو قرضوں کے شدید بوجھ میں ڈال دیا ہے. ایک خبر کے مطابق وفاقی حکومت کے قرضوں میں مجموعی طور پر 3,919 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا ہے. اکتوبر 2024 تک کا جو ڈیٹا اس وقت دستیاب ہے اس سرکاری ڈیٹا کے مطابق حکومتی قرضہ 69,114 ارب روپے رہا ہے. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے جس کے مطابق اکتوبر 2024 تک وفاقی حکومت کا مقامی قرضہ 47,231 ارب روپے، جبکہ وفاقی حکومت کا غیر ملکی قرضہ 21,884 ارب روپے تھا. دسمبر 2023 میں وفاقی حکومت کے قرضوں کا کل حجم 65,195 ارب روپے تھا. قرضوں کے بحران سے نمٹنے کے لیے معاشی ماہرین ری اسٹرکچرنگ اور اصلاحات کا مطالبہ کر رہے ہیں. سرکاری قرضوں پر سود کی ادائیگیاں حکومت کے ٹوٹل ریونیو کا 60% بنتا ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ حکومت پورے سال جو آمدنی حاصل کرتی ہے اس کا صرف 60% قرضوں پر سود کی ادائیگی میں ہی چلا جاتا ہے، تو باقی پیچھے کیا بچے گا؟ اگلے 5 سالوں کے دوران پاکستان کو بیرونی قرضوں کی مد میں تقریباً $70 بلین کی ادائیگی کرنی ہے. کچھ معاشی ماہرین بڑے پیمانے پر اسٹرکچرل ریفارمز کو ہی معاشی صورتحال کا علاج قرار دے رہے ہیں، اور کچھ معاشی ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ مسئلہ بیرونی قرضوں پر سود کی ادائیگی کے بوجھ کا نہیں ہے، بلکہ ڈیو پیمنٹس کی ادائیگیوں کا بڑھتا حجم اصل مسئلہ ہے. پاکستان کے ٹوٹل قرضوں کا تقریباً آدھا حصہ IMF اور ورلڈ بینک کا واجب الادا ہے. دوسری جانب ڈومیسٹک قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ پاکستان کے انٹرسٹ بل کو کم کر سکتی ہے. اب موجودہ حالات کے تناظر میں اگر ہم جائزہ لیں تو اس وقت ریونیو کلیکشن کو بڑھانا سب سے اہم اور بنیادی ہے. پاکستان میں سے صرف 1% ایسے لوگ ہیں جو انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور ریونیو کلیکشن ملکی GDP کا تقریباً 12% بنتا ہے، جو دنیا میں اس وقت سب سے کم ہے. زراعت، ریٹیل اور ریل اسٹیٹ وہ سیکٹر ہیں جو ملکی معیشت میں بڑا اسٹیک رکھتے ہیں. وہ ابھی بھی ٹیکس نیٹ میں اس طرح سے شامل نہیں ہیں جو ان کا حصہ ہونا چاہیے. ماہرین کے مطابق ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے کے لیے ایگریسو اسٹرکچرل ریفارمز نافذ کر کے 5 سالوں میں سالانہ GDP کا 1% ٹیکس ریونیو بڑھانا ہوگا. ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ٹیکس چوری کا تخمینہ تقریباً 5.8 کھرب روپے سالانہ ہے، جو ملک کی GDP کا تقریباً 6.9% بنتا ہے. ٹیکس چوری میں سیلز ٹیکس چوری کا سب سے بڑا حصہ ہے، ماہرین کے مطابق جس کا تخمینہ سالانہ 2.9 کھرب روپے تک پہنچ سکتا ہے. ریٹیل سیکٹر میں نقصانات کا تخمینہ 888 ارب روپے ہے. ٹرانسپورٹ سیکٹر میں ٹیکس نقصانات کا تخمینہ 562 ارب روپے ہے. IPPs کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ 498 ارب سالانہ تک پہنچ چکا ہے. اسمگل شدہ اشیاء سے جو نقصان پہنچ رہا ہے
वो अब 355 अरब रुपए उसका फिगर बन गया है। एक्सपोर्ट्स में टैक्स चोरी से नुकसान 342 अरब रुपए से अब जायद हो चुके हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स की मद में 148 अरब रुपए सालाना का नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। अब ये मजमूई सूरत-ए-हाल बताती है कि कोई एक शोबा ऐसा नहीं है जो टैक्स कलेक्शन में अपना 100% हिस्सा हो। अब इसको किस तरह से दुरुस्त करना है, ये बहरहाल सोचना हुकूमत का काम है और उस पर एक्शन लेना है और फौरी तौर पर ऐसा करना है, चूँकि हमारे मुल्क की इकॉनमी अब मजीद खसारे बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ज़मीनी तिजारत माशी, सिफारती और सिक्योरिटी के एतबार से बहुत अहमियत की हामिल समझी जाती है। समंदर से महरूम अफगानिस्तान दुनिया से तिजारत के लिए पाकिस्तान और ईरान का मोहताज है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान 15 शेखों पर मुश्तमिल पहला ट्रांजिट ट्रेड मुआहिदा 1965 में तय पाया था। उस एग्रीमेंट ने अफगानिस्तान को पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए ड्यूटी फ्री सामान दरामद करने की इजाज़त दी थी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ सबसे बड़ी सरहद शेयर करता है, जिसके 3 पॉइंट्स मरकजी अहमियत के हामिल हैं। चमन में बाबे दोस्ती, तोरखम बॉर्डर और वजीरिस्तान में गुलाम खान क्रॉसिंग को तिजारत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माली साल 2021-22 के दौरान अफगानिस्तान ने ट्रांजिट ट्रेड के जरिए 4 अरब 1 करोड़ 60 लाख डॉलर्स की इंपोर्ट्स की। एफबीआर के मुताबिक सिर्फ एक साल में अफगानिस्तान की इंपोर्ट्स में 2.5 अरब डॉलर से जायद का हैरानकुन इजाफा हुआ। अफगानिस्तान ने 2022-23 में ट्रांजिट ट्रेड के जरिए 6 अरब 71 करोड़ अमरीकी डॉलर्स की मसनूआत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इंपोर्ट की। एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि अफगानिस्तान में ज़्यादातर लोग सब्ज़ चाय या कहवा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान जितनी चाय ट्रांजिट ट्रेड के जरिए इंपोर्ट करता है, उस हिसाब से अफगानिस्तान काली चाय की पत्ती इंपोर्ट करने वाला दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के मुताबिक पाकिस्तान ने साल 2021 में तकरीबन 833 मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स अफगानिस्तान को की हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को सीरियल्स, वेजिटेबल फैट्स, ऑयल, मवेशी, नमक, अर्थस्टोन, प्लास्टर, सीमेंट, अद्वियात, प्लास्टिक, लकड़ी और कई ऐसी मज़ीद चीज़ें भी भेजता रहा है, जबकि पाकिस्तान अफगानिस्तान से फल, खुश्क मेवाजात, सब्जियाँ, कालीन, खालें, जानवरों के बाल, कीमती पत्थर, तंबाकू और इसी तरह की दीगर अशिया इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 7 अरब डॉलर्स की ट्रेड का पोटेंशियल मौजूद है। पाक अफगान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और SIFC पाक अफगान तिजारत को बढ़ाने के तरीकों पर काम कर रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रेड मार्केट इस वक्त तकरीबन 2.76 बिलियन डॉलर्स की है, जो हुकूमती सख्त पॉलिसीज़ की वजह से शदीद मुतासिर हो रही हैं। पाक अफगान ट्रेड पर आयद पाबंदियों की वजह से तमाम ट्रेड शाहबहार मुंतकिल हो गई है, जिससे पाकिस्तान को सालाना 300 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से 2% इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ीस भी आयद की गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सेंट्रल एशिया में की जाने वाली इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर आयद SRO की वजह से ट्रेड वैल्यू में 80% की कमी हो गई है, जिसके जवाब में अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तानी इंपोर्ट्स पर ड्यूटी लगा दी है। मुल्क की तारीख में पहली बार ट्रांजिट ट्रेड के जरिए आने वाले सामान पर वजारत तिजारत ने 10% डेवलपमेंट ड्यूटी लगा दी है। इंपोर्ट करने वाले ताजरों को अब पाकिस्तान में सामान के बराबर बैंक गारंटी भी दिखा। ये इस वक्त सूरत हाल है जो कि हमारी मुल्क की इकॉनमी को भी मज़ीद मुश्किल हालात की तरफ लेकर जा रही है। ज़ुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ताजिर रहनुमा हैं, उनसे पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। PAJCCI के चेयरमैन भी हैं। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो सूरत इस वक्त मुश्किलात आप लोग को दरपेश हैं, हुकूमत इन मसाइल को क्यों नहीं हल कर रही है? एक बड़ा हैवी फिगर है 2.76 बिलियन डॉलर्स का, जो कि पोटेंशियल दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद है। इससे पूरा फ़ायदा क्यों नहीं उठाया जा रहा है? देखिए, 2.76 बिलियन जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये भी बड़ी मेहनत के बाद हमने इसको बढ़ा के यहाँ पहुँचाया था। दोनों चैम्बरों ने मिलकर, अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की, वो हमने उसको किया था। इसके अंदर पोटेंशियल हमारा जो टारगेट था वो 5 बिलियन का था। लेकिन इसके बाद जो मामलात हुए, जो हालात हुए, देखिए एक बात हम बिल्कुल बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से मैं कह सकता हूँ, इंसानी जान से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं। अगर हमारे यहाँ कोई जानों का ज़िया होता है या कोई फौज के कोई एक्शंस हैं, तो हमको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। और हम ये नहीं समझते कि कारोबार जो है ना वो पहले हो जाना चाहिए, भले इन्फिल्ट्रेशन हो और आदमी यहाँ फौजियों को मार दिया जाए या आम लोगों को मारा जाए, ये तो मुनासिब बिल्कुल नहीं है। ये कहते हुए मैं साथ ये कहता हूँ कि देखें, बिल्कुल ये मामलात अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन हमको बिजनेस को बिजनेस के तौर पर टैकल करना चाहिए। और जो पॉलिटिकल हालात हैं उनको पॉलिटिकली तय होना चाहिए। इन दोनों को अगर अलग हम करके काम करें तो अब दुनिया में मिसालें मौजूद हैं। चाइना का देखें, इंडिया के साथ कोई रवाबित ठीक नहीं है, और फिर भी इनका 100 अरब डॉलर से ज्यादा का कारोबार है आपस में, चाइना और इंडिया का।
इसी तरह से अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात ठीक नहीं है। अरबों डॉलर का कारोबार होता है, यानी ट्रिलियंस में वो कारोबार है जो चाइना एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आता। हमको कोई ऐसी लाइन तय करनी चाहिए, हमको कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे तिजारत अपनी जगह पे चले और इन्फिल्ट्रेशन और ये सारे जो मामलात हैं जो अस्करी नौयत के हैं या सियासी नौयत के हैं उनको अलग से देखा जाए और तिजारत को अलग से देखा जाए। इसको करने का तरीक़ाकार इसलिए हम मुमकिन मुश्किल हो रहा है कि आप ये देखिए हमारे पास तो बॉर्डर 4 ही बॉर्डर हैं, गुलाब खान हो गया, चमन हो गया, आपका पेशावर का बॉर्डर हो गया, और तो मतलब 8-10 बॉर्डर तो है नहीं। इन्हीं बॉर्डरों के जरिए से हमने आना है और इन्हीं बॉर्डरों के जरिए से हमको प्रॉब्लम्स होते हैं। वीज़ों का प्रॉब्लम है इनको, बगैर वो एक टेरिटरी के हिसाब से वो आते और जाते हैं। मेरा कहना यह है कि तिजारत जो है वो हो सकती है, आज भी बढ़ सकती है, हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। हम अपने काउंटर पार्ट से अभी मीटिंग भी करने को जा रहे हैं। हमारी मीटिंग सरकार से हुई है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से हुई है। उसके नतीजे में हम जो है ना अब इसके हमारे जो काउंटर पार्ट बोर्ड मेंबर्स हैं वहाँ जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं अफगानिस्तान के, उनके साथ हम बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं कि हम कहाँ कौन सी हुदूद के साथ हम चलें जिससे तिजारत के ऊपर असर ना आए दोनों ममालिक के दरमियान। ये विन विन सिचुएशन है। बाहर से उन्होंने जरूर मंगवाना शुरू किया है लेकिन उनको महंगा पड़ता है और उनको वो कन्वीनियंट भी नहीं है। पाकिस्तान का जो पोर्ट है वो करीब तरीन है और उनको सहूलत भी है और उनके सालों से उनका यहाँ काम हो रहा है। हर एक को जानते हैं, चाहे वो ट्रॉलर्स हों, चाहे लिफ्टर्स हों, चाहे मुकादम हो, चाहे क्लियरिंग एजेंट हो, वो उसका एक तरीक़ाकार 50-60 साल से वो सेट चल रहा है। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से काम हो, लेकिन पाकिस्तान के साथ अगर काम करना है तो हमको हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी उनको सॉल्व करने चाहिए ना, उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। आज पाकिस्तान ने उनके ऊपर प्रोसेसिंग फी लगा दी है 10% की, यार वो तो उसके साथ वो तो नहीं चल सकते, तो लगाई। मतलब ये तो वही 4 नए SROs आ गए, उसके जरिए हमने कई स्टेप्स लिए हैं। अब देखें ना, अगर हम यहाँ उनकी ड्राई फ्रूट्स के ऊपर अगर ड्यूटी बढ़ाते घटाते हैं, वो हमारे किन्नू के ऊपर बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारा किन्नू बहुत जाता है। और ये जो आपने बताया ना कि तिजारत बढ़ी है, वो कोल के इंपोर्ट की वजह से बढ़ी है। खालिसतन हम इंडोनेशिया से कोल इंपोर्ट करते थे, अफगानिस्तान में भी कोल निकला, वो उसकी क्वालिटी अच्छी थी, हमने वो कोल पाकिस्तान में इंपोर्ट किया, जिस वजह से आपको फिगर लगता है। ओवरऑल फिगर जो पाकिस्तान का है, हमारी जो एक्सपोर्ट अफगानिस्तान को जो कमोडिटी बेस्ड थी, अनाज, चावल, आटा, आपको भी बालाई एक आती है मिल्क पैक वालों की, वो उसके बगैर उनका नाश्ता नहीं है, वो उसकी रोटी के ऊपर लगा के वही खाते हैं, सारा अफगानिस्तान में चलता है। मतलब हमारी 95% कमोडिटीज जो अफगानिस्तान इस्तेमाल होती थी आज से 2 साल पहले तक, 2.5 साल पहले तक, ये वो नंबर था। आज वो नंबर घट के 45-50% हो गया, तो आपको कोई कमी नजर आ रही एक्सपोर्ट्स के अंदर। तो इन तमाम बातों को लेकर अगर अफगानिस्तान के साथ मैं समझता हूँ कि रीजनल ट्रेड किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और रीजन के अंदर हमारे पास इंडिया है, ईरान है और अफगानिस्tan है, चाइना तो हमारा दरीना दोस्त है, उनके साथ जो हमारे मामलात हैं वो अपनी जगह पर। ज़ुबैर साहब, ये जो 2.76 फिगर का ये जो फिगर आया है बिलियन डॉलर्स का, ये इसमें भी जो और जो पोटेंशियल है वो 7 अरब डॉलर्स तक का है। तो ये जो दरमियान का जो एक गैप है, ये कमोडिटीज से ही फिलअप होगा या ये इसमें भी कोल पर डिपेंडेंसी ज्यादा है इसलिए? जी नहीं, हमने उसके अंदर बतदरीज प्रोग्राम बनाया था कि 2.70 हमारा 5 बिलियन का टारगेट था, $5 बिलियन का पहले स्टेज में, यानी वो हमने पूरा करना था 2023 की एंड में या 2024 की जून तक जो गुजर गया। उसके अंदर बजाय 5 पे पहुंचने के हम 1 से नीचे चले गए। ठीक है, अब वो अगर हम जो स्टेप्स जो हमारे थे वो काफी लंबी गुफ्तगू है, तो उसके अंदर जो है ना हम इसको इस तरह से कर रहे थे कि जो आप जो आएंगे उसमें बार्टर में हम इतना देंगे, आपको ये वाली चीजें हमसे खरीदनी होंगी, हम आपसे ये खरीदेंगे, वो सारी चीजें। और फिर दूसरा जो 5 बिलियन है वो हमने 2030 तक अचीव करना था, जिसके अंदर हम पैरेलल ट्रेड जो है उसके ऊपर हम करते और ड्यूटीज के स्ट्रक्चर के साथ हम जो है ना उसको मैन्योर करते। क्योंकि जब भी कोई स्मगलिंग होती है, स्मगलिंग इसलिए होती है कि उसमें नफा होता है, उस नफे को अगर हम ड्यूटी के जरिए खत्म, और नफा किस चीज का होता है कि मैं अगर इंपोर्ट करता हूं तो मुझे 40% खर्च आता है, और अगर अफगानिस्तान से कोई इंपोर्ट करता है तो उसको कितना खर्च आता है? उसको खर्च आता है 0%। अब उसकी जो स्मगलिंग की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 12% है जो उनके वहां तक घर तक पहुंच जाता है। अब कोई ऐसी आइटम जो 12% से कम होगी या 14% भी होगी तो वो स्मगलिंग प्रॉन नहीं होगी, वो अफगानी नहीं मंगाएगा क्योंकि उसके बारे में नहीं है। इसी को सारे मतलब हमने फिस्कल रिफॉर्म्स का पूरा एक प्रोग्राम बनाया कि ये जो ने फिस्कल रिफॉर्म्स आएंगे, यहाँ ड्यूटियां कम होंगी, यहाँ स्ट्रक्चर के तरफ आएंगे, यहाँ सेल्स टैक्स होगा, यहाँ जो यहाँ से माल जाएगा वो FBR जो उसको
प्रॉपर एक्सपोर्ट गिना जाएगा, उसके अंदर सेल्स टैक्स के रिफंड होंगे, ताकि हम जो है ना उसको वहां से जब रिफंड होगा तो वहाँ कॉस्ट कम पड़ेगी। मतलब पूरा एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के ऊपर हमको अमल करना था। लेकिन बीच में जो हालात खराब हुए, ताल्लुकात खराब हुए, रिजीम चेंज हुई, इसमें जो है ना बड़ा मामला जो है ना वो हाथ से निकल रहे हैं। और आज भी जो है ना मैं समझता हूँ कि कोई ऐसे साजगार हालात नहीं है कि जो है ना बिजनेस करे। लेकिन हमें सरकार ने कहा है कि हम बात करें, हम जरूर इनसे जो है ना मीटिंग करेंगे 1-2 रोज के अंदर इंशाल्लाह ताला। कोई सदेबाप कोई रास्ता निकालें जिससे वो अपनी हुकूमत से बात करें, हम अपनी हुकूमत से बात करके कोई ऐसा लाएमल बना के एक जगह पर बैठे। तो आप जुबैर साहब, उससे पहले हमें खुद से अपने अंदर हाउस इन ऑर्डर कैसे करना होगा? जो SROs की वजह से 80% इस वक्त ट्रेड वैल्यू में कमी हो रही है, फिर ये 10% जो डेवलपमेंट फीस का आपने इस वक्त जिक्र किया, ये इसके साथ ये ट्रेड इसी तरह बढ़ सकेगी या फिर ये इसी लेवल पर रुक जाएगी? नहीं, इसी लेवल पे इससे कम हो जाएगी। देखिए SROs का मकसद जो है वो ये नहीं है। SRO का मकसद जब अफगानिस्तान स्टेप लेता है, दुनिया के अंदर ऐसे ही होता है, हर चीज रेसिप्रोकल होती है। तुमने किया मैं भी करूंगा, मैंने किया तुम भी करोगे। वो वाली पॉलिसी के तहत सारे मुल्क में, दुनिया सारी में आपकी चाहे वीजा पॉलिसी हो, इसमें अगर मैं $100 फीस लेता हूं तो अमेरिका जो वो भी मेरे से $100 लेगा, चाहे वो 50 हो, लेकिन रेसिप्रोकली वो बढ़ा देगा। इसी तरह से सारी चीजों के अंदर होता है। आप जब कस्टम ड्यूटी लगाते हैं, जैसे मैंने आपसे अभी अर्ज किया ना कि मिसाल के तौर पर हम अनार इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम अनार के ऊपर हमने ड्यूटी रखी 50%, तो हमने जब 50 रखी, पहले 10 थी, तो उन्होंने क्या किया कि जी वो अपना किन्नू के ऊपर 200% ड्यूटी कर दी। तो होता है ना जी, अगर आप हुकूमत चला रहे हैं तो हमने ये बैठ कर फिस्कल रिफॉर्म्स ला। फिस्कल का मतलब ये होता है जितने माली के जो चीज ऐसा स्टेप जो कि मेरी कॉस्ट को बढ़ा या घटा सके, उसके ऊपर हम गुफ्तशनीद करें और एक जगह पे आके खड़े हों कि आपकी ये चीजें आती हैं, उनके ऊपर हम ये लेंगे, हमारी आपकी ये चीजें आती हैं, हम आप उसके ऊपर ये ड्यूटी लगाएंगे। उस स्टेज पे जाके जब एक वायदा हो तो फिर ये जो है ना, ये और कुछ करने की जरूरत नहीं, तिजारत वैसे ही बढ़ जाएगी बहुत। और जुबैर साहब, इसके साथ अगर हम थोड़ा सा मासेस को भी कनेक्ट करें तो फिर इन ड्यूटीज़ का असर एक आम सारिफ तक भी पहुंचता है। जिस चीज़ पर वो ड्यूटी आयद होती है, ज़ाहिर है उसकी कीमत में भी फिर इजाफा हो जाता है और वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका फिर महंगाई के बढ़ने की सूरत में होता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही होता है आम आदमी के ऊपर जो चीज़ें वहाँ से इम्पोर्ट हो रही हैं अफगानिस्तान से, जब हमारे यहाँ उसकी ड्यूटी ज़्यादा लगा देंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। उसमें मतलब दो बातें कोई है ही नहीं, रॉकेट साइंस तो नहीं है। और इसी तरह से हमारे यहाँ बढ़ जाएगी, इसी तरह अफगानिस्तान में वो लगाएंगे तो उनके यहाँ भी बढ़ जाएंगी। जब हम उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे तो हमारे भी बढ़ जाएंगी। तो अब ये जो जॉइंट चैम्बर है, इसके बुनियादी अभी डिमांड्स या मुतालबात हुकूमत के लिए हैं क्या? पाकिस्तान की हुकूमत से अब आप लोगों की क्या डिमांड है? हमारा देखें कोई मुतालबा इसलिए नहीं है कि ये सियासी और अस्करी मामला है, उसमें हमारे मामला अगर हमने करने और हमको डिमांड रखनी तो बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। मैंने आपसे पहले अर्ज किया शुरू में ही कि हम किसी के ऐसे कोई काम नहीं करना चाहते जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता और हम कहेंगे हमारा कारोबार चलाओ, पाकिस्तान को भले नुकसान पहुंचे, नाउजुबिल्लाह, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, उसी वजह से हम इन मामलात को हम ये कहते हैं कि हम अलग करें। तो कुछ बात हुई हमारी, मैं आपको इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक हम इसके जो इसके आउटकम होते हैं वो इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अल्लाह का ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर मोतीवाला साहब, पाकिस्तान अफगानिस्तान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।